नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 19 अप्रैल 2022। आज हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला प्रश्न अर्थव्यवस्था से आ रहा है और इसमें पूछ रहा है कि भारत में जो थोक मूल्य सूचकांक होता है यानी कि डब्ल्यूपीआई की बात कर रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये किसके द्वारा प्रकाशित करा जाता है। एकदम तथ्यात्मक प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपको पता भी होगा। जो ये सूचकांक होते हैं, चाहे वो थोक मूल्य सूचकांक हो या वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो, ठीक है, या जिसको हम लोग बोलते हैं कि सीपीआई, ये दोनों सूचकांक किस लिए निकाले जाते हैं? वो निकाले जाते हैं मुद्रास्फीति के मापन के लिए। थोक मूल्य सूचकांक की बात कर रहे हैं तो थोक मूल्य सूचकांक कौन निकालता है? आर्थिक सलाहकार का जो कार्यालय होता है वो निकालता है। यानी कि अगर आपसे मंत्रालय पूछा जाएगा तो वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, इसके अंडर में एक कार्यालय आता है जिसको बोलते हैं आर्थिक सलाहकार का कार्यालय। ये निकालता है डब्ल्यूपीआई को, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक को। अगर हम लोग सीपीआई की बात करें या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक होता है आईडब्ल्यू, जिसको बोल देते हैं कि ये क्या है, ये औद्योगिक श्रमिक की बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं कृषि मजदूर के लिए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एएल बोल देते हैं, एग्रीकल्चर लेबर। तीसरी बात करते हैं ये लोग ग्रामीण मजदूर के लिए। चौथा ग्रामीण प्लस शहरी और प्लस संयुक्त रूप से, तो ये तीनों की बात करते हैं। तो ऊपर के जो 3 सूचकांक हैं ये निकाले जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रोजगार मंत्रालय जो है हमारा, उसके अंडर में एक श्रम ब्यूरो आता है, तो श्रम ब्यूरो के द्वारा। और जो चौथा वाला ये सूचकांक है सीपीआई ग्रामीण शहरी सूचकांक, ये निकाला जाता है जो हमारा सांख्यिकी मंत्रालय है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी मंत्रालय के अंडर में एक कार्यालय आता है जिसको सीएसओ बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो सीएसओ के द्वारा यह निकाला जाता है। तो अब यहां पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर थोक मूल्य सूचकांक की बात करेंगे तो वह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की बात करता है। अगर हम लोग उपभोक्ता सूचकांक की बात करेंगे तो उसमें 4 प्रकार के सूचकांक आते हैं। पहले 3 सूचकांक जो है वो रोजगार मंत्रालय के अंडर में श्रम ब्यूरो निकालता है, और चौथा वाला सूचकांक जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन निकालता है। ठीक है, और ये दोनों सूचकांक किस लिए निकाले जाते हैं? मुद्रास्फीति के मापन के लिए, कि हमारे देश में मुद्रास्फीति की क्या स्थिति चल रही है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो भारतीय संविधान की 6ठी सूची यानी कि 6th शेड्यूल से संबंधित है। उसमें पूछ रहा है कि सबसे पहला कथन है, सही हमको कथन का चुनाव करना है। सबसे पहला कथन है कि संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 राज्य और 10 स्वायत्त परिषदें आती हैं। ये एकदम सही है। अब ये 4 राज्य कौन कौन से आते हैं? देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, याद रख लीजिए। पहला राज्य है मेघालय, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा कौन सा है? असम। ये इनको याद करने का एक तरीका है, ये शॉर्टकट याद रखिएगा, ममता। 10 स्वायत्त जिले जो आते हैं वो कौन से आते हैं? वो देखिए यहां पर मैंने आपको बता रखे हैं। ये सारे हमको याद नहीं करने हैं, जो भी न्यूज में रहेगा वो आपको याद रखना है बस। तो ये 10 स्वायत्त जिले हैं। तो पहला कथन यहां पर सही हो जाता है। दूसरा देखते हैं, संसद या राज्य विधान मंडल के अधिनियम स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों पर संशोधनों और अपवादों के साथ लागू नहीं होते। एकदम सही। अगर आपने स्वायत्त जिलों के बारे में पढ़ा होगा तो इनका जो प्रबंधन होता है, इनका जो प्रशासन होता है वो गवर्नर के द्वारा चलाया जाता है। तो इसमें यह कथन एकदम सत्य हो जाता है। संसद या राज्य विधान मंडल के जो अधिनियम होते हैं वो इन पे अपवादों के साथ भी लागू नहीं होते। तीसरा कथन बोल रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति को क्षेत्रों को बढ़ाने या घटाने के नाम बदलने का अधिकार है। तो यह कथन बिल्कुल गलत है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है। यह अधिकार किसको है? यह अधिकार है गवर्नर को। अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 244, तो उसमें गवर्नर को यह अधिकार दिया हुआ है कि किस तरीके से स्वायत्त जिलों का प्रशासन जो है वो चलाया जा सके। अब देखिए, तो पहला और दूसरा कथन सत्य हो जाता है, तीसरा गलत हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा ए ऑप्शन। अब जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि मेघालय और असम जो थे, इनके बीच में 50 वर्षों से पुराना जो सीमा विवाद था वो चर्चा में था, तो उसका इन्होंने कुछ मात्रा में निपटान किया हुआ है, इसलिए यह प्रश्न आपसे पूछा गया। अब जो ये सीमा विवाद था, आपको भी पता है कि 1972 में असम के पोर्शन से ही कुछ जिलों को हटा के और क्या बना दिया गया था? मेघालय का निर्माण करा गया था। इस चीज को याद रखिएगा।
तो मेघालय जब बना था, तो मेघालय आज की डेट में असम के साथ अगर बात करें तो 800 किलोमीटर से भी ज्यादा की सीमा साझा करता है। तो ये मेघालय मान लीजिए, इधर मेघालय इधर असम है, तो बहुत बड़ी सीमा साझा करते हैं। तो जब बड़ी सीमा होती है तो विवाद भी उतने बड़े होते हैं। तो यहां पर जैसे कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे कि कामरूप की बात करें, है ना, या फिर बात करें वेस्ट जो खासी हिल है, तो इनकी बात करें, तो ऐसे कई 6 पॉइंट ऐसे आते हैं जिन पे इन दोनों राज्यों में विवाद था। अब क्या हुआ, ये जनवरी से कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपना जो एक समिति बनाई, ये समिति को बोला कि जहां पर भी विवाद है उस सीमा रेखा के पास जाइए और उन पॉइंट पे जाके अध्ययन करिए और एक रिपोर्ट बना के दीजिए। ये जो समितियां थी ये उस विवादित स्थल पे गईं और इन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के जो गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह, इनको सौंपी। तब जाके ये जो 50 वर्ष पुराना सीमा विवाद था ये कुछ हद तक सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज जो है वो चर्चा में है। अब देखिए, जो सीमा विवाद दो राज्यों ने मिलकर सॉल्व किया ना, तो हर आदमी इससे सहमत नहीं है। तो जो लोग वहां रहते हैं, जो ट्राइबल एरिया या सीमा पे रहते हैं, तो कई बार ये लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से लिखा हुआ है ना कि खासी हिल्स का जो स्वायत्त परिषद है वो इस चीज का विरोध कर रही है कि राज्य सरकारों को अधिकार नहीं है हमारी जमीन पे इस तरीके का जो प्रावधान है वो कर दें कि आधी जमीन मेघालय को दे दें और आधी असम के पास रख लें। तो यहां पर एक विवाद ये चल रहा है। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं, ये खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है। इन कार्यक्रमों का देखिए मुख्य उद्देश्य है क्या। एक तो सबसे बड़ा कि जो खेल है, खेलों को बढ़ावा देना। तो खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ क्या है कि बच्चे जो होते हैं या जो युवा होते हैं तो इनका विकास, इसके साथ साथ अगर बात कर लें, एक इससे राष्ट्रीय एकीकरण की भावना आती है। देखिए, अब कहीं पर भी खेलो इंडिया होगा तो उसमें विभिन्न विभिन्न राज्यों के जो एथलीट होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो पहुंचते हैं। तो एक एकीकरण की जो भावना होती है वो भी इससे पनपती है। प्लस अगर बात करें एक जो हमारी जीवन शैली है, तो स्वस्थ जीवन शैली का एक बहुत बड़ा यहां पर एग्जाम्पल उदाहरण देखने को मिलता है। तो कोई भी व्यक्ति है तो खेलो इंडिया प्रोग्राम के थ्रू वो इनसे जुड़ता है आके, तो उसकी जीवन शैली में भी परिवर्तन आता है, खेल भावना का विकास होता है। प्लस यहां पर आर्थिक फायदे भी होते हैं। जहां पर भी खेलो इंडिया कार्यक्रम जो है वो होगा, मान लीजिए हरियाणा में हो रहा है, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हो रहा है, तो वहां पर उस जगह की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, है ना, वहां पर रोजगार के अवसर मिलते हैं, तो और आर्थिक जो प्रगति है वो होती है उस जगह की। तो ये सारे इतने सारे जो प्लस पॉइंट हैं वो हैं खेलो इंडिया के। अब देख लेते हैं, पहला कथन बोल रहा है कि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें खेल राज्य का विषय है। एकदम सही हो जाता है। खेल जो है वो किसका विषय हो जाता है, राज्य का विषय। इस योजना के तहत खेल इंडिया एथलीटों को प्रतिवर्ष 6.5 लाख रुपए का प्रति एथलीट वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, और जिसमें से 1 लाख रुपए, ये थोड़ा सा फैक्चुअल है मगर ये एकदम कथन सही है। अब ये देखिए 6.5 लाख रुपए तो प्रति एथलीट को मिल जाएगा, जिसमें से ऐसा नहीं है कि पूरा ये कैश मिलेगा, तो उसमें से 1.25 लाख रुपए जो है वो पॉकेट भत्ते के रूप में मिलेगा, और 5 लाख का जो बचा हुआ अमाउंट है उसमें से उनको कोचिंग, खेल सहायता और जो उनका खान पान है उसके लिए दिया जाता है। तीसरे कथन में बोल रहे हैं कि योजना के तहत राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में जिला स्तर पर अधिसूचित जो एकमुश्त अनुदान के रूप में 5 लाख प्रति खेल के रूप में दिया जाएगा। यह भी कथन एकदम सही है। तो बहुत ही तथ्यात्मक प्रश्न था, मगर उसमें जो ये चीजें हैं ये चीज आप याद रखिएगा, ये आप कहीं पर मेंस उत्तर लेखन में इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, सारे उत्तर इसके विकल्प सही हैं। अब देखिए, खेलो इंडिया कार्यक्रम में जिस तरीके से मैंने आपको ये पॉइंट बताए थे, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा और यही पॉइंट आपको यहां पे भी मिल जाएंगे। तो खेलो इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां पर ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको आप जरूर एक कॉपी में शॉर्ट में लिख लीजिएगा, जिससे कि आपके पास उत्तर लेखन के लिए, निबंध लेखन के लिए जो मटेरियल है वो आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं, ये हमारे भारतीय आर्मी के नए चीफ होंगे। जो पहले हमारे आर्मी के चीफ, जो अभी करंट आर्मी के चीफ हैं, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ये इनका रिटायरमेंट का समय पास आ रहा है। तो अब अगले हमारे चीफ कौन बनेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। तो उसी से रिलेटेड ये प्रश्न आया है। भारत के सेना अध्यक्ष, COAS लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इसको शॉर्ट फॉर्म में COAS बोलते हैं। उसके संबंध में कथन लिखे हुए हैं, हमें सही कथन का चयन करना है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC द्वारा उनकी नियुक्ति करी जाती है, एकदम सही है। जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति होती है ना, अपॉइंटमेंट कमिटी होती है, यही सेना अध्यक्ष का चुनाव करती है। जो COAS का कार्यालय होता है, आपको पता होना चाहिए, ये या तो 3 साल या इनकी जो अधिकतम उम्र होती है 62 वर्ष। ठीक है, इनमें से जो पहले आ जाएगा
वो सेवानिवृत्ति उसमें से वो कंडीशन मान ली जाएगी। एक यहां पर फैक्ट है, जनरल महाराज जी राजेंद्र सिंह जी जडेजा, ये भारतीय सेना के पहले सेनाध्यक्ष थे। एकदम सही है। तो तीनों कथन जो हैं वो हमारे सही हो जाते हैं और इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये मैंने आपको बता दिया, इस फैक्ट को याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, 2020 में हमसे पूछा गया था। वो क्या बता रहा है, मानव प्रजनन प्रौद्योगिकी में ये टेक्नोलॉजी के बारे में नाम दिया हुआ है प्राकेंद्रिक स्थानांतरण, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है जब हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट किसका, 3 पेरेंट बेबी का, उसमें एक शरीर से यानी कि एक जगह से जब दूसरी जगह जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका जब ट्रांसफर हो रहा होता है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया जिस शरीर से जा रहा होता है वो अपने साथ डीएनए लेके जाता है। तो हो सकता है कि इसका डीएनए जो है उसके अंदर जो भी जीन्स होंगी वो अच्छी भी हो सकती हैं, उसके अंदर जो भी गुण होंगे, अगर किसी बीमारी का गुण है तो वो बीमारी का गुण यहां चला जाएगा। एक जगह से बीमारी दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। तो इस तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया से रोगों की रोकथाम किस तरीके से करें, और किसमें, संतानों में। ठीक है, पेरेंट होते हैं जो माता पिता होते हैं, उनका माइटोकॉन्ड्रिया जब बच्चे में आता है तो उनके गुण, उनकी बीमारियां बच्चे में आती हैं। तो उसको कैसे रोका जा सकता है, उसकी रोकथाम के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है, प्राकेंद्रिक स्थानांतरण। अब इसमें 3 पेरेंट बेबी का यूज होता है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए प्राकेंद्रिक स्थानांतरण की जो विधि थी वो मैंने बताया आपको, 3 पेरेंट बेबी का कॉन्सेप्ट होता है। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे एक माता है तो उसका जो ये अंडा होगा, उसका जो एग होगा, उसका एक नाभिक होगा। अब इसको पता है कि इसके माइटोकॉन्ड्रिया में कोई बीमारी है, कोई रोग है, हो सकता है ये डायबिटिक हो। प्लस जो पिता होते हैं उनका जो स्पर्म होता है उसमें भी एक नाभिक होता है। तो अब अगर ये माता है वो नहीं चाहती कि जो भी उसके माइटोकॉन्ड्रिया में जो रोग है, जो बीमारी है, वो इसके बच्चे में जाए, तो ये क्या करेगी, एक दूसरी माता यानी कि मादा, उसका भी अंडा होगा, उसमें भी एक नाभिक होगा। ठीक है, अब इसको पता है कि इसके गुण इसके बच्चे में आने चाहिए, मगर इसकी कमियां इसके बच्चे में नहीं आनी चाहिए। तो क्या करा जाएगा, जो दूसरी महिला है जिसका जो एग है उसके इस नाभिक को निकाल दिया जाएगा, इसको निकाल दिया जाएगा, का जो अंडा है उसका माइटोकॉन्ड्रिया लिया जाएगा और इस माता के नाभिक को, मान लो कि इसको नाम दे दें एक्स, इसको नाम दे दें वाई और इसको नाम दे दें जेड, ये नाभिकों के नाम है। तो जेड नाभिक निकाल लिया गया और इस मादा के अंडे में जो एक्स है वो नाभिक इंसर्ट करा दिया गया। तो अब जो ये नया एग बनेगा, जो ये नया अंडा बनेगा निषेचन के बाद, जो ये इसको बोलते हैं, ये क्या होगा, युग्मनज। तो ये जो नया युग्मनज होगा, ये जो नया जिसको बोलेंगे चाइल्ड होगा, उसके 3 पेरेंट होंगे। एक तो ओरिजिनल पेरेंट और दूसरी वो माता जो जिसने अपना जो एग है वो दिया है, जिसका माइटोकॉन्ड्रिया एकदम स्वस्थ था। तो इसको बोलते हैं 3 पेरेंट बेबी। चलिए आज के तथ्य में हम लोग देख लेते हैं कि आज के तथ्य में इंपॉर्टेंट क्या है, WHO और पारंपरिक औषधियां। अब देखिए आपको पता होगा ये व्यक्ति के बारे में, ये WHO के जो अध्यक्ष हैं इनको टेड्रोस बोलते हैं। बहुत ज्यादा चर्चा में थे कोविड के टाइम पे, डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी बहुत ज्यादा आलोचना करी थी, इनकी नीतियों की। तो अभी क्या हुआ है, भारत के लिए बहुत ही गर्वान्वित वाली बात है, भारत सरकार ने और WHO ने इनके बीच में एक समझौता हुआ है और गुजरात के जामनगर में ये इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है जिसको बोल रहे हैं ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये सेंटर की स्थापना होगी। बेसिकली ये सेंटर किस चीज में काम करेगा, ये आयुर्वेदा पे काम करेगा। देखिए पारंपरिक औषधियां जिसको ट्रेडिशनल मेडिसिन बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है हमको भी पता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात ले लें या वैदिक सभ्यता की बात ले लें, तो उस टाइम पे भी लोग रहते थे, उस टाइम पे भी बीमारियां होती थी, लोग बीमार होते थे, घायल होते थे, तो उनका उपचार करा जाता था। तो जो उपचार में तकनीक यूज होती थी, तो उस टाइम पे भी जो उपचार में तकनीक या दवाइयां यूज होती थी उन्हीं को हम लोग क्या बोलते थे, जो प्राकृतिक दवाइयां थी कि आयुर्वेद का इस्तेमाल करते थे, है ना। चरक संहिता में किस तरीके से आयुर्वेद का इस्तेमाल करा गया है। तो उसी आयुर्वेद की जो तकनीक है उसको और आगे बढ़ाना, उस पे अध्ययन करना, उस पे शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, उसको सुरक्षित रखना, तो इस पे
जोर देते हुए डब्ल्यूएचओ ने भारत सरकार के साथ इस इंस्टीट्यूट को बनाया है। कहां पर? गुजरात के जामनगर में। ये पूरी तरीके से किसको समर्पित है? आयुर्वेदा को। भारतीय आयुर्वेदा को किस तरीके से विश्व पटल पे लेके जाया जा सके और इसमें जो छुपे हुए इसकी तकनीक है उसका विकास और उसका प्रचार प्रसार किस तरीके से हो सके, है ना। अब देखिए, जब आयुर्वेदा बढ़ेगा तो आयुर्वेदा का जो बाजार है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, है ना। बाजार बढ़ेगा तो रोजगार आएगा, रोजगार बढ़ेगा तो जीडीपी में फर्क आएगा, है ना। आर्थिक प्रगति होगी, तो सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये आज का तथ्य था कि डब्ल्यूएचओ ने पारंपरिक औषधियों को बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से वैश्विक कल्याण के लिए आयुर्वेद को उपयोगी बना सकते हैं, उस पर और अच्छा अनुसंधान कर सकते हैं, उस पर प्रशिक्षण दे सकते हैं, ठीक है, उस पर जागरूकता फैला सकते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट खोला है इंडिया के अंदर। मैं आशा करता हूं आपको मैंने सरल शब्दों में आज का जो डेली क्विज है वो समझाने की कोशिश करी है, तो वो चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। पढ़ाई करते रहिएगा, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।